मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं अब ये? जूते थे उनके पैरों में, आइस से बचने के लिए कुछ था उनके पास बंदोबस्त? यूनिफॉर्म तक पूरी नहीं थी आर्मी के पास। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। क्यों नहीं आर्मी के सरकार ठीक बंदोबस्त करती? क्या करती है आर्मी के लिए? कुछ नहीं करते। सब बोलते हैं बस नौकरी करते हैं, बेचारे नॉर्मल फैमिली से बच्चे जाते हैं। किसी राजनीतिक के बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी के अंदर, अपनी नॉर्मल फैमिली से बेचारे जाते हैं और सर्विस नहीं मिलती है तो वो आर्मी में चले जाते हैं। उसके बावजूद उनके साथ क्या बर्ताव होता है? मीडिया उनकी कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं निकालती है, सरकार उन सब बातों को बंद कर देती है। एक सिविल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके बाद भी महीनों दिखाया जाता है, और एक जवान शहीद हो जाता है और फ्रंट पे मर जाता है, उसका एक दिन दिखाकर नहीं बताते कि किस मुसीबतों में मरा हुआ है वो आदमी। उसके बाद शहीद 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 सारा दिन रट्टा लगाते रहते हैं, शहीद के नाम पे राजनीति करते हैं। ये कहाँ की सरकार है? कोई भी सरकार आए जाए लेकिन जवानों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर हमारी फ्रंट पे जो हमारी आर्मी कमजोर होगी तो देश की हिफाजत कहाँ से होगी? अब जिस दिन आर्मी की देखभाल ठीक हो जाएगी उस दिन हर जवान को हम खुद तैयार कर करके भेजेंगे आर्मी में, और हम स्टूडियो में आके बताएंगे कि आर्मी में भी जाना चाहिए। अगर ऐसे ही आप लोग सब बैठे हैं, माई सन इन लॉ ही इज ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी, वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए, बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत होगी? और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली। मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग। हमें शऊर नहीं था, ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अब्बू को कहता है, इसी तरीके सारी बहनों को एमी चेकबुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहता है दिस इज़ 1 लाख रुपये मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ़ की कमाई है। आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूँगा ना, वापस नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए। एंड ही गिव दैट चेक टू माई डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही हैं? 15 डेज पहले। वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें, और 27 वाले दिन शहीद हो गया। हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी। फोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम तुम A ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, A ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊं, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते हैं ऐसे मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है। कहते हैं रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी, और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे, अभी आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जाके ड्यूटी दें। कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ़ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया नजरें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिटी। एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड लब्बैक, वेयर गॉड इज 0 मीटर। ओह माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूं लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूंगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहते मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज आई अजान की। कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है ना, इस तरीके की अजान। कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा, ये कहाँ से आवाज आ रही? कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है। और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी तजद का टाइम है,
अब तेरे पे लाजिम हो गया तहज्जुद पढ़। और वहां उसने तहज्जुद पढ़ी बाहर, तहज्जुद पढ़ी और कहते हैं जैसे ही मैंने नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह अकबर सलाम फेरा, कहता है माँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2,500-3 हजार सफ़ों का मर्द देखे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ और उनके सफ़ेद लिबास, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी। जैसे मैंने अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम। और कहता है माँ मुझे खड़े खड़े, मैंने कहा ये ख्वाब है, कहते मैंने अपनी जोर से अपने आप को काटा और फिर कहते मैंने कहा नहीं ख्वाब नहीं, तो हकीकत देख रहा हूँ मैं। और कहते फिर मैंने अपने आप को फील किया और मुझे 104 से कम बुखार नहीं था। आई केम इनसाइड द इग्लू और मैंने आके अपने जवान से कहा चाय बनाओ जल्दी करो। कहता साहब 2 मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गए हो, ये तो कोई बात ना हुई। कहता है देखो समंदर खान, उसका सरजमीन उसके बैटमैन का नाम था, कहता है सरजमीन तुम हमेशा मुझे कसीदे सुनाते हो, कभी तुम्हें वहाँ एक दाढ़ी वाला नजर आया, कभी तुम बर्फ क्रेविस में गिरने लगे थे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया। हाँ। तो आज मुझे जो तुम सुनाओगे ना मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा और मैं तुम्हें झूठा भी नहीं कहूंगा। वो कहता है साहब जी आप ये हमको बताओ कि आपने क्या देखा आज, जो आज हमारी बातों को सच मान रहे हो। आपका दिल चाहता था वो कभी आपको झंडे वाली गाड़ी में लेके जाए? बहुत ज्यादा। और ये भी उसने मुझे ये अल्फाज मुझे ये कहे, मैंने उसको कहता माँ तबूत आ जाएगा तो फिर, मैंने कहा बेटा, कहता माँ आपकी इसके अलावा क्या ख्वाहिश है? मैंने कहा बेटा मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे झंडे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया। आई वॉन्ट कि यू बिकम अ जर्नल एंड आई सिट इन योर कार। ओह माय। तो इतने लाशऊरी से शाइस्ता बेटा उसने यूँ कॉलर ऊपर करके कहता माँ सोच को थोड़ा और ऊंचा कर लो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सोच को ऊंचा? जर्नल की गाड़ी से ऊंचा क्या होगा? क्या होगा? सही बात। तो मुझे कहते हैं माँ तेरे आगे मैं झंडा सिर नगू कर दूंगा। कहते हैं ये झंडे वाली गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है जिसकी आपने ख्वाहिश की है माँ। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 15 days दैट फ्लैग वाज इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द बॉडी ऑफ माई सन। 5 दिन मेरा बेटा बर्फ के नीचे दबा रहा है। रेस्क्यू पार्टी ने जाके उसको निकाला है, उधर से शैलें ऊपर से बर्फें गिरती रही हैं, पहाड़ पूरा बन गया उनकी 5 लोगों की 6 लोगों की बॉडीज के ऊपर। और मेरे साथ कर्नल साहब यही एक बात कहते रहे, बच्चा जख्मी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, ये कैप्टन साहब का, कैप्टन शहीद का लास्ट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है। उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिख कर ये रखा हुआ था जाने से पहले। ये मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोज़ को आपसे मिलवाऊँगी। कैप्टन साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे वालिदैन, बहन भाई, बराए करम अपने आंसुओं को कंट्रोल करें। आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। अम्मी जी, मुझे मालूम है कि ऐसी सूरत हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक ख्वाहिशात हैं। कोई जुमेरात वगैरह नहीं होगी। अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़े। मैंने यूनिट की कमांडो टीम को 1500 रुपए देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था। गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पर पंचर वाले को 820 रुपए दिए हैं। मेरी कब्र इस्लामी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल 40 बलोच में देना है। मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। मेरे लिए मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है। अम्मी अब्बू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूँगा। ए पुत्र हटाते नहीं विकते। हनी, छोटे भाई का जो बेटा है, उसको बल्लोच रेजिमेंट में जाना चाहिए। खुदा हाफिज, आपका कैप्टन